जी। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर संजीव कुमार अनुस्वार मंच से आज फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई शख्सियत के साथ। गेस कीजिए, आज हमारे साथ हैं कनाडा से, गेस कीजिए, धर्म जैन जी। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब, आपने हमारे मंच के लिए समय निकाला और हमें मौका दिया कि हम आपकी साहित्यिक यात्रा में खलल डाल सकें, पड़ताल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। ये बड़ी खुशी की बात है कि आप दूर देशों में बैठे लोगों को याद कर रहे हैं और भारत के मेरे पाठकों से जोड़ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुस्वार ने मुझे याद किया है यहाँ। दोस्तों, धर्म जैन साहब पेशे से बैंकर हैं, लेकिन साहित्य के साथ जुड़ाव लंबे समय से, एक व्यंगकार के तौर पर, एक कवि के तौर पर, और आज हम देखते हैं कि उनकी यात्रा कैसे प्रारंभ हुई और किन किन सोपानों से होते हुए आज वो यहाँ तक पहुंचे हैं। उनकी 7 पब्लिश्ड प्रकाशित पुस्तकें हैं, तो उन सब की भी चर्चा हम करेंगे। आइए पहले प्रश्न पे चलते हैं हम। जैन साहब, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपको लिखने की प्रेरणा कब, कहाँ और कैसे और किससे मिली? कैसे शुरुआत हुआ आपका साहित्यिक यात्रा? मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और 1920 से 22 के दौरान जब प्रजामंडल बनने लगे तो उन्होंने भूमिगत और फिर प्रिंटिंग प्रेसेस लगा करके अपना काम शुरू किया, जहां गुप्त साहित्य का प्रकाशन होता था जी। उनकी पहली किताब 1930 में वाइदर झाबुआ करके, जो झाबुआ का देशी आंदोलन था, उससे शुरू हुई। तो बचपन से ही स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी सुनते सुनते फिर लिखने की प्रेरणा शुरू हुई और बचपन में ही मैंने लिखना शुरू कर दिया। बहुत सुंदर। तो आपकी जो बचपन से लिखावट रही, उसका पहला प्रकाशन किस रचना का हुआ? गीत का या व्यंग का? नहीं, वह पहली रचना स्वदेश के एक होली विशेषांक में 1966 में छपी। तो तब मैं करीब 14-15 साल का था और वो कविता थी होली पर। क्या आपको याद हो कविता? बस वही हास्य और व्यंग का मिजाज वहां से पकड़ा। नहीं, वो कविता आपको याद होगी, आपकी पहली कविता? नहीं, अब तो याद नहीं है, क्योंकि भारत छोड़ते हुए मतलब मेरा जितना भी लिखा हुआ था और जितनी भी प्रकाशित रचनाएं थी वो वहीं रह गई और फिर मैं उन्हें कभी ला नहीं पाया और वो अब उपलब्ध नहीं है। तो करीब 300 प्रकाशित रचनाएं और 700 से 800 लिखी कविताएं, व्यंग सारे। इसके लिए तो आपको एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बना देनी चाहिए। अब तो मैं उसे है सर जी, मैं उसे ये मान के छोड़ देता हूँ कि वो मेरा प्रारंभिक लेखन काल था। हालांकि उन दिनों में नई दुनिया, पहल, रविवार, आजकल ऐसी पत्रिकाओं में भी छपा था, पर कुछ रचनाएं उपलब्ध हैं पर बाकी नहीं है। एक बड़ा हिस्सा गायब। जो उपलब्ध है उनको मेरे पास भेज दीजिए, मैं उनकी प्रकाशन कर देता हूँ। जी जी। और दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा कि एक लेखक या कवि जब कुछ लिख देता है तो उसका अधिकार समाप्त हो जाता है उसके ऊपर, वो पब्लिक डोमेन में आ जाती चीज। तो इसलिए सारी ये है कि लिखा है पब्लिक डोमेन में लाइए उसको। जी, ये भी है कि कभी भारत रहने का काम पड़ा तो शायद वो अपने पुराने जी जी कभी वहां से निकल है, पर अभी जितना नया लिख पाऊं, जितना लिखा हुआ है लिखिए, जितना लिखा हुआ है उसको बेच पाऊं, भेजिए ना। आपको तो हम स्पष्ट क्या बोलते हैं, आमंत्रण कर रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं जब हम बैठे हैं। जी जी। खैर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे एक बड़े वरिष्ठ व्यंगकार हैं, तो बातों बातों में चर्चा में आ गया कि उन्होंने प्रारंभिक काल में काफी कविताएं लिखी हैं। तो हमने उनसे यही चीज कही जो आपसे कह रहा हूँ। मैंने कहा पुरानी फाइलें खंगालिए और इकट्ठा कीजिए, और इकट्ठा करके मुझे फोटो कॉपी करके भेज दीजिए। उन्होंने भेज दिया और उनकी किताब हमने बना करके छापी 125 पन्ने की, मेरी नादान अभिव्यक्तियां। तो इस पर प्रयास, इस टाइटल से तो ठीक है,
तो ऐसे कुछ टाइटल बना देंगे, हाँ, है ना। होता क्या है कि यदि अब उन रचनाओं को आज पढ़ें तो ये लगता है कि वो बिल्कुल नादान अभिव्यक्तियां ही थी। भाषा के स्तर पर ठीक है, पर अब कई चीजें तो उसमें कॉन्टेक्स्ट नहीं बचा है, खत्म हो गई हैं, वो नहीं चीजें बदल गई हैं। सर जी, एक बात बता दूं, वो तो जी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कालजयी हो गए एक तरीके से। दूसरी चीज ये है कि आप समझते हैं कि वो लोग नहीं पढ़ना चाहेंगे, लेकिन लोग हल्का फुल्का साहित्य भी पढ़ना चाहते हैं। आपके जी पुराने समय की लिखी हुई कविताओं को पढ़ करके भी वो आनंद प्राप्त करते हैं। जी। हमने तो जितनी हमको याद आई, जितनी हमको मिली, सब उठा के इकट्ठा करके मैंने छाप दिया। हाँ हाँ, नहीं मैं और करता हूँ उनको इकट्ठा और आपको भेजूंगा। बिल्कुल निश्चिंतता के साथ। खैर, अब आगे चलते हैं। आपने व्यंग की विधा क्यों पकड़ी? क्या ऐसे तत्व थे या क्या ऐसी चीजें थी जो आपको प्रभावित कर गई व्यंग लिखने के लिए? मेरी पैदाइश झाबुआ जिले की है और वो आदिवासी बहुल इलाका है। तो आदिवासियों के साथ रहते हुए जिस तरह की जीवन यापन की कमियां हैं, जिस तरह का शोषण, गरीबी, ये जिन हम रोज जीते थे उन चीजों को, जी तो उसके उसके विरुद्ध जो आक्रोश मन में पनपता है वो व्यंग में आया। और मैंने कुछ व्यंग लिखना शुरू किए और मेरे प्रारंभिक व्यंग इंदौर के एक अखबार नई दुनिया में छपने लगे। वाह। उसमें शरद जोशी, हरिशंकर जी परसाई और ये लोग लगातार लिखते थे। तो उस अखबार में जब मुझे स्थान मिला तो शायद मैंने गति पकड़ ली और मैं व्यंग लिखने लगा। फिर उन रचनाओं को संकलित कर मैंने परसाई जी को भेजा। परसाई जी ने उसकी भूमिका लिखी, संक्षिप्त सी भूमिका। और उसके बाद awesome। मेरा पहला व्यंग संकलन 1984 में आया, सर क्यों दांत फाड़ रहा है। हाँ, और उस जमाने में उसकी लगभग 2000 प्रतियां बिक गई। बहुत सुंदर। जी तो सोचने वाली बात यह है कि व्यंग आप इतने दिनों से लिख रहे हैं और इतना 5 संग्रह आपके व्यंग के तैयार हो चुके हैं, प्रकाशित हो चुके हैं। तो जी। ऐसी कौन कौन सी सेगमेंट रही या क्षेत्र रहे जिनमें आपने व्यंग को टच किया? व्यंग का एक मुख्य क्षेत्र राजनीति रहा शुरू में, पर उसके बाद में मैं सामाजिक व्यंग लिखने लगा। और जब मैं अमेरिका और कनाडा में रहने लगा तो प्रवासी परिवेश की जो विडंबनाएं, विकृतियां और हमारे सोच में, तो उस तरह की जो हल्की फुल्की रचनाएं थी प्रवासियों को लेकर के, उस तरह की भी व्यंग में रचनाएं आने लगी। कभी कभी कनाडा और अमेरिका की सरकारों के और प्रजातंत्र में जिस तरह की विकृतियां आती हैं उनसे भारत के प्रजातंत्र से तुलना में व्यंग आने लगे। तो एक विस्तृत क्षेत्र है, पर राजनीति उसमें प्रमुख है। राजनीति प्रमुख। तो विषय वस्तु व्यंग के लिए आप कैसे चुनते हैं? मैं सामयिक मुद्दों पर क्या चीज बहुत कम आपको लिखता प्रेर हूँ। करती है लिखने के लिए? जी, सामयिक मुद्दों पर बहुत कम लिखता हूँ, पर जो मुद्दे जो मुझे लगातार अपील करते हैं उन मुद्दों को लेकर के आता हूँ। और फिर मैं सोचता हूँ, चूंकि मेरे पास साधन अभी थोड़े बढ़ गए हैं, पर पहले तो ये साधन था कि आप अपनी एक रचना भेजो, डाक से भेजो, 2 महीने बाद मिलेगी, 2 महीने बाद संपादक देखेगा। तो भेजने के 6-8 महीने बाद छपती थी। तो उस तरह की रचनाएं लिखना पसंद करता था कि ठीक है वो मुद्दा तत्काल मर न जाए। अन्यथा व्यंग में तो ये होता है कि आज आपने लिखा तो कल उस विषय पर 50 व्यंग छप जाएंगे, और जब तक आपकी रचना संपादक के पास पहुंचेगी तो मुद्दा खत्म हो जाएगा। वो तो मामला जनरल हो चुका। एक व्यंगकार रोज अपनी रचना को मरते हुए देखता है और उसको जीता है। एक मैं और चीज आपको कहना चाहूंगा कि जहां प्रकाशक या संपादक जो है ना आपको 8 महीने जवाब नहीं देते थे, वहां हम 8 दिन में आपकी रचना छाप देंगे अनुसार में। हमें एक रचना आप अपनी व्यंग की आज ही भेजें। संजीव जी, होता क्या है कि एक पुस्तक का छपना पाठकों तक रचना का पहुंचना होता नहीं। मैं यदि एक अखबार में लिखूं तो वो उसकी शेल्फ लाइफ चाहे 1 दिन रहती हो, पर वो एक साथ कम से कम 50,000 से लगाकर 1 लाख लोग पढ़ लेते हैं। और धीरे धीरे आप उसमें पहुंचते हैं। अब यदि मैं शेल्फ लाइफ की चिंता करूं
तो शायद ये है कि मेरी 300 प्रतियां भी किताब बिक गई और उसमें से 50 लोगों ने भी पढ़ लिया तो पढ़ लिया, ये पढ़ लें। स्थिति होती है। देखिए, मेरा सोचना ये है कि मैं खुद क्यों जुस्तजू करूं शोहरत की, जी जी मैं खुद क्यों जुस्तजू करूं शोहरत की, एक दिन वो खुद ढूंढ लेगी मुझको। तो लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, क्या पता कौन सी चीज आपकी उसने कहा था हो जाए। सही सही बात। पर तो लिखना बंद नहीं करना चाहिए, रचना धर्मिता कायम रहनी चाहिए। और जी कौन क्या जी कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं। कौन सी रचना लिखनी, कौन सी नहीं लिखनी, इससे कोई मतलब नहीं। जो जी लिखना है उसे लिख मारो, और लिख हाँ कर हाँ तो सहेज के रख दो। क्या पता आपके बाद काम आए, ये भी तो हो सकता है। कौन से ऐसे कवि हैं जो साल 2 साल में जो है ना वो पॉपुलर हो गए। नहीं, सवाल पॉपुलर होने का नहीं है, पर जब आप विषय परक और मुद्दों को लेकर के अपना रचना कर्म करते हैं तो आप ये चाहेंगे कि वो उन लोगों तक पहुंचे जिनको आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। पहुंचाना चाहते मैं हैं। उदाहरण देना चाहूंगा कि जी। एक एक पत्रिका है चाणक्य वार्ता, नई हाँ दिल्ली से निकलती है, मैं उसमें व्यंग लिखता हूँ। हाँ और उसकी जो पूरी विचारधारा है वो संघ की विचारधारा है, पर वो पत्रिका अधिकांश सांसदों, विधायकों और लग जाती है। सत्ता के गलियारों में पहुंचती है। जी। और मैं उसमें इतने तीखे व्यंग लिखता हूं, पर अपने विषयों पर लिखता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरी बात वहां तक पहुंचे जो लोग नीतियां बनाते हैं। ठीक बात है। तो वो इम्पैक्ट की जब बात आती है कि आप कह रहे हैं, आप उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जहां आप कहना चाहते हैं, तो उन चीजों से फर्क पड़ता है। अभी अब मैं रचना लिखूं और उसका कोई इम्पैक्ट ना हो तो शायद मुझे लिखने में मजा नहीं आएगा। नहीं, भेजिए, आप इम्पैक्टफुल रचना भेजिए, हम अनुस्वार में छापेंगे। अनुस्वार का प्रवासी कालम आपके हवाले। त्रैमासिक ठीक है, है। 3 महीने में एक व्यंग आप अपना दीजिए, और एक व्यंग किसी और का सहेज करके अगर दे सकें तो और अच्छा जी हो। हम ठीक दो है। दो व्यंग छापेंगे प्रवासी जी भारत कालम में। जी जी स्वागत, तो ये मैं निश्चित रूप से करूंगा। और ये वाला अंक मेरा जो है ना अभी फाइनलाइजेशन की स्टेज पर है। और आप इसमें आज मेरा व्यंग होगा शायद, क्योंकि मैंने आपको भेज के रखा है एक व्यंग। हाँ, मैं देख लूंगा, लेकिन आप भेज दो फिर से एक बार। जी जी लेटेस्ट रहेगा, जी मैं हाथों हाथ उसको चढ़वा दूंगा फरने पे। जी चलिए आगे चलते हैं। व्यंग की विधा आपने चुनी। व्यंग के जो विषय थे वो आपके परिवेश से जुड़े हुए थे। जी पात्रों के जी बारे में क्या कहेंगे? अटैक अगर आप करते हैं तो प्राय राजनीतिक ही होते हैं या ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी भी? मैंने न्यायिक व्यवस्थाओं पर भी लिखा है, हाँ हाँ। क्योंकि मेरा मेरा जो मुख्य काम रहा है वो में कैदियों से मिलना जी और उनकी वस्तु स्थितियों को जानना, जी उनके अपराध और उनको जो दी गई सजाएं हैं उसके ऊपर बहस करना और उसके ऊपर चिंतन करना, इस तरह के काम हैं। तो यहाँ की जो न्याय की व्यवस्था है वो भारत से बहुत भिन्न है। जी पर उन सबको लेते हुए व्यंग की स्थितियां तो नहीं आई, पर यह है कि अदालतों से ये सवाल तो किए जा सकते हैं कि जो आपकी निर्णय प्रक्रिया है क्या आप उसमें इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि कितना गंभीर अपराध है और उसके लिए आप जो सजा दे रहे हैं क्या वह जरूरत से ज्यादा नहीं है। क्योंकि जब हम किसी आदमी को जिसका एक छोटा अपराध है जेल में डाल देते हैं तो जी। यहाँ किसी आदमी को कैद रखने की कीमत आती है कम से कम $42,000 प्रति वर्ष। ओ। सरकार की कीमत इतनी आती है। अच्छा। और हम ये सोचते हैं कि यदि उन लोगों को किसी तरह से सोसाइटी में री इंटीग्रेट कर लिया जाए और यदि उनको उस तरह से शिक्षित करके लाया जाए तो क्या वो हमारे लिए, हमारे समाज को कुछ दे सकते हैं। तो इस सोच के साथ, जिसे हम करेक्शंस कहते हैं, तो वो करेक्शन की सुविधाओं से हम आदमी को बदलने की, उसकी विचारधारा को बदलने की कोशिश करते हैं। पर ये हालांकि व्यंग के विषय नहीं है पर काम के विषय हैं। पर इसमें जो सामाजिक बातें उभरती हैं कि किन विषमताओं के कारण वो व्यक्ति अपराध की दुनिया में आया, वो जी शोषण, गरीबी और उसको अवसर न मिलने की जो जद्दोजहद थी और उसने किस तरह से कोशिश की कि वो अपने लिए समान अवसर पाने की कोशिश करे। लगभग यही स्थिति भारत में भी है कि जब शोषण होता है तो व्यक्ति आक्रोश में आता है और आक्रोश उसे अपराध की ओर ले जाते हैं। ठीक बात। तो मैं उन उन स्थितियों पर व्यंग करना पसंद करता हूं
जो इसकी कारक हैं। ठीक बात। प्रवासी भारतीयों के द्वारा जो लिखा जा रहा है वो जी काफी व्यापक विषयों पर लिखा जा रहा है, निश्चित। लेकिन एक चीज नजर आती है कि वो भारत के परिवेश, भारत की व्यवस्था, भारत के विषय वस्तु या कथानक या घटना या परिस्थिति पर ही लिख रहे हैं ज्यादातर लोग। तो इससे कल्चरल और लिटरेचर का जो एक्सचेंज होना चाहिए दो देशों के बीच में, वो थोड़ा कम हो रहा है। आपको क्या लगता है ये कम क्यों हो रहा है और कैसे इसको सुधारा जा सकता है? संजीव जी, मेरी मातृभाषा जो है वह हिंदी है, तो मेरी जो सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति होगी वह हिंदी में होगी। हाँ। दूसरी, जैसे मैं 40 साल भारत में रहा, तो मेरी 40 साल की जातीय स्मृतियां हैं वो भारत से हैं। मेरा बचपन, मेरा गांव, मेरी शिक्षा, मेरे गुरु, मेरे माता पिता, मेरे मित्र, जब वो मेरे लेखन में वो जाति स्मृतियां आएंगी तो निश्चित रूप से मैं भारत की ओर देखूंगा। पर मेरा एक दूसरा परिवेश भी है। मैं 30 साल से कनाडा और अमेरिका में रह रहा हूँ। मैं यहाँ की मुख्य धारा में काम करता हूँ, तो मुख्य धारा से जो विकृतियां, विडंबनाएं मुझे मिलती हैं, यदि मैं उन्हें अपने हिंदी पाठकों को पहुंचाने की कोशिश करूं तो मैं उसे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यदि मैं विस्तार करने जाऊंगा तो मैं मुद्दों से भटक जाऊंगा और कम से कम मेरा व्यंग खत्म हो जाएगा। पर यदि उन्हीं चीजों को मैं आलेख के द्वारा लाऊंगा, लेख लिख करके बताने की कोशिश करूंगा, तो शायद मैं ज्यादा सफल हो जाऊंगा। ठीक बात तो है। जो कहानीकार हैं, जो प्रवासी कहानीकार हैं, वो यहाँ के कथा तंतु लेकर के भारत में आते हैं, हिंदी में लिखते हैं और उन्होंने काफी सफलता पाई है। वैसी ही उन लोगों ने जो कि दूसरी विधाओं में, जैसे उपन्यासों में है, उनको उसमें सफलता मिली है। पर अब जैसे मेरा क्षेत्र कविताएं हैं, मैंने कविताएं प्रवासी परिवेश पर काफी लिखी। एक पुस्तक मेरी, उन पर पहली पुस्तक जो आई इस समय तक, उसकी भूमिका कमल किशोर जी गोयनकाल ने लिखी, काफी अच्छी किताब रही। दूसरी कविताओं की किताब टैगोर विश्वविद्यालय ने छापी, विश्वरंग और आइसेक्ट ने मिलकर के, तो कुछ सम कुछ विषम, ये 2 कविताएं की किताब है। पर जो तीसरी मेरी व्यंग की किताब है, जो मेरी मुख्य लेखन की धारा है, तो प्रवासी परिवेश के व्यंग मैंने लिखे और उसका एक संकलन बनाया, डॉलर के नोट। तो डॉलर का नोट व्यंग संकलन अभी केंद्रीय विश्व संस्थान के द्वारा, अभी केंद्रीय हिंदी संस्थान के द्वारा प्रकाशन में है। और इसके अलावा जो मेरे 4 संकलन हैं वो मिश्रित हैं, जिसमें भारतीय राजनीति भी व्यंग्य हैं, भारतीय राजनीति और कनाडा और अमेरिका की राजनीति की जो सामाजिकता हैं उनमें तुलनात्मक व्यंग हैं। बहुत सुंदर। तो कुछ इस तरह से आता है। मैं वही कह रहा कि ऐसी ही चीजें आनी चाहिए जिससे वहां के परिवेश के बारे में, वहां के वातावरण के बारे में, वहां के साहित्य के बारे में हमें मिल सके। तो चाहे उसे हिंदी में अनुवाद करके ही लिखें या मौलिक लेखन के द्वारा। मेरा ये सोचना है कि अगर इस प्रकार की चीजों में थोड़ा सा और प्रश्रय दिया जाए या समय का सदुपयोग किया जाए तो दोनों अभी जो नए, बहुत अच्छी समझ डेवलप हो सकती है। अभी जो नए लोग लिख रहे हैं तो निश्चित रूप से वो अपने परिवेश के नए क्षेत्र उठा करके, नए फलक को लेकर के, नए विषयों को लेकर के लिख रहे हैं। पर आज से 10-20 साल पहले जिस तरह का लेखन आया है उसमें सिर्फ अमेरिका को या विदेशों को इस तरह से कि यौन विकृतियों के देश के रूप में प्रस्तुत किया गया है, या अधनंगे लोगों की तस्वीरें पेश की हैं। पर उन्होंने कभी यहाँ उपजी वैज्ञानिकता को, यहाँ उपजे बदलते परिवेशों को, सामाजिक और आर्थिक उन्नति को उस तरह से नहीं देखा जिस तरह से वो भारत में परिलक्षित की जाना चाहिए थी। उन्होंने सिर्फ यहाँ के उस खुलेपन को देखा जो कि यौनिकता और व्यभिचार और शराब और इसको लेकर के आता है। तो इस तरह का लेखन बहुत ज्यादा है, पर वह मूल समाज तो नहीं है अमेरिका का। आप अमेरिका आते हैं तो आप किस तरह से और कितने पबों में इस तरह से देखते हैं जो लिखा जाता है कि एक आदमी 100 लोगों के साथ संभोग कर रहा है अपने जीवन में। मतलब एक औपन्यासिक फलक बनाना एक अलग बात है और बहुविवाह बताना अलग बात है, पर वो सामाजिक और आम जिंदगी नहीं है। पर इस तरह का साहित्य है। ठीक है आपने, आम जिंदगी में ऐसा नहीं दिखता जैसा कि
खुलापन दिखाया जाता है रचनाओं में, या जैसा कुछ एक्सप्लेन किया जाता है, वही तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ के साहित्य को आत्मसात करने का प्रयास हो, तो शायद ज्यादा अच्छा समाचार, ज्यादा अच्छा संदेशा पहुंचेगा आपको। पर एक, होता ये है जी सर, कि जो बाजार है या जो संपादक हैं वो उन चीजों को पसंद करते हैं अपनी पत्रिकाओं में जहां से कि यौनिकता और तात्कालिक ऐसी ऐसी बातें आए जो उत्तेजना पैदा करें। हाँ, तो कोई अमेरिका या कनाडा उत्तेजना पैदा करने वाले देश नहीं है। ना 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 ना, मतलब अभी आप ये सोचिए कि 4 से 6 महीने लोग हम बर्फ में रहते हैं जहां अंगूठे से लगाकर सिर तक सब कुछ कवर होता है, और हमारी गर्मियां 2 महीने की होती हैं जहां हम शॉर्ट्स पहन करके या आधी बाह के शर्ट या इस तरह से पहन करके, और लड़कियां जितना ज्यादा खुलेपन में रह सकती हैं रहती हैं। जरूरी है, पर विटामिन डी भी तो चाहिए। पर पर आप ये सोचिए कि दिल्ली में कोई लड़की रात को 11 बजे से 3-4 बजे के बीच में अकेले नहीं घूम सकती। नहीं घूम सकते हैं। आप न्यूयॉर्क में, लॉस एंजलिस में, टोरंटो में कहीं भी चले जाइए, आपको लड़की अकेले घूमते हुए मिल जाएगी, और वहां कोई उसे खींचकर अपनी कार में बिठा करके नहीं ले जाएगा। नहीं, कोई नहीं ले जाएगा। ऐसी घटनाएं यहाँ हो सकती है, वहां नहीं देखने को मिलती हैं। तो हम किस तरह के नंगेपन की तलाश अमेरिका, कनाडा या ब्रिटेन में करते हैं? नहीं सर, ऐसा है वो नंगापन है वो उस मानसिकता में जो लोग उस साहित्य को वहां परोस रहे हैं, और प्रवासी साहित्य वह बिल्कुल नहीं है। वो प्रवासी साहित्य नहीं है, और ये छिछला लेखन कार्य है। जी जी, इसकी निंदा की जानी चाहिए इनफैक्ट, सच में। निश्चित। जबकि अच्छा साहित्य जो है ना, हमको प्रकाशित करना चाहिए, उसको लाना चाहिए हमारे सामने, और उससे किसी न किसी प्रकार की सीख होगी, सांस्कृतिक मेल मिलाप होगा। मेरा उद्देश्य ये है इस विषय में। खैर, अब हम आपकी राय जानना चाहेंगे इस बात पर कि जो डिजिटल ईरा है और जिस प्रकार से आयाम बदल रहे हैं, आपको साहित्य का भविष्य क्या लगता है? जी, जहां तक पुस्तकों का भविष्य है, पुस्तकें हमेशा रहेंगी, पुस्तकें कम नहीं होंगी जी। पर जो आज हमारे पास उपलब्ध दूसरे माध्यम है, डिजिटल माध्यम, और मतलब निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि 2008-2009 के बाद से जिस तरह से फैलाव हुआ है, आज हर किसी के पास आईपैड है, तो बजाय किताब के वो अपनी डिजिटल लाइब्रेरीज रखना पसंद करता है। किसी भी यात्रा में उसके पास बहुत सहज है, जहां वो चाहेगा वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा और अपनी किताबों को देखना पसंद करेगा, उन जगहों को पढ़ना पसंद करेगा। और अभी हमारे पास इतने माध्यम आ गए हैं कि हम किताब पढ़ते हुए कंप्यूटर पर डिजिटल माध्यम में ही अपने नोट्स बना सकते हैं, वहां लिख सकते हैं हमें क्या पसंद है क्या ना पसंद है, उन चीजों को वहां नोट कर सकते हैं। तो जहां तक पढ़ने की प्रक्रिया है वह वेब पर भी उतनी ज्यादा है, इंटरनेट पर भी उतनी ज्यादा है, पर कई बार आपका मन होता है कि आप प्रकाशित कविताएं पढ़ें, प्रकाशित पुस्तकें पढ़ें। तो पुस्तकों का अपना महत्व है और डिजिटल का अपना महत्व है, पर जो नई पौध है उसका जो डिजिटल साहित्य के प्रति रुझान है वह निरंतर बढ़ रहा है, और यह लगातार बढ़ता रहेगा। पर जब तक कंटेंट वहां पर अच्छा नहीं आएगा, अभी क्या है कि डिजिटल साहित्य में इतनी इन ऐसी चीजों की भरमार है कि आपको अच्छी चीजें ढूंढने के लिए काफी वक्त जाया करना पड़ता है, और मतलब वहां कोई फिल्ट्रेशन नहीं है, आपको हर कुछ परोसा जा रहा है और अब आपको छांटना है कि आपको क्या पढ़ना है। तो इन चीजों पर यदि रोक लगेगी, कुछ अंकुश लगेंगे, तो शायद अच्छी चीजें हमें मिलेंगी और तब वो सार्थक होगा। आप एक पुस्तक प्रकाशित करते हैं तो कम से कम 10 बार सोचते हैं कि मैं इस पुस्तक को किस तरह प्रकाशित करूं, उसका संपादन हो। और पर जी जब वेब पर असंपादित चीजें आती हैं जिसको लेखक ने अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया है, दूसरी बार पढ़ा भी नहीं है, तो इस तरह से जो ह्रास हो रहा है साहित्य का, यदि उस पर रोक लगे, कई जगह हो रहा है ये काम पर इतना ज्यादा नहीं हो रहा, तो शायद सोशल मीडिया पर आने वाला साहित्य ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा सार्थक भी होगा। जी, एक्चुअली मैं ये ऐसा देख रहा हूं, या लोग ऐसा कह रहे हैं कि लेखन कार्य तो बड़ा है, यानी आउटपुट तो काफी ज्यादा बड़ा है, जी, लेकिन पाठकों का जुड़ाव उतना नहीं बढ़ा। पाठकों का जुड़ाव इसलिए नहीं है कि उसमें कंटेंट नहीं है, पाठक जो पढ़ना चाहता है वो है नहीं।
तो गुणवत्ता का सवाल आ जाता है। गुणवत्ता का सवाल आता है, बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं, आपके क्या विचार है कि गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नवोदित जो साहित्यकार हैं उनको क्या करना चाहिए? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई यदि लिखना शुरू करता है तो कम से कम उसका अध्ययन हो। ये नहीं हो कि जैसे किसी को डॉक्टर बनना है और दिन से ही नब्ज पकड़ना सीख ले और प्रिस्क्रिप्शन दे दे। उसको कम से कम 15 साल पढ़ाई करना पड़ती है, कुछ विशेषज्ञों के साथ काम करना पड़ता है, उसको कई कई तरह के मॉडल्स के साथ में और रोगियों के साथ में मिलकर अपनी समझ विकसित करना होती है, और उसके बाद वो प्रैक्टिस करने का लाइसेंस पाता है। हमारे यहाँ लेखक इस तरह से पैदा होते हैं कि जो मर्जी में आया, आज लिखा, तत्काल संपादक को भेज दिया, उसने नहीं छापा, वेब पर लगा दिया, फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। उसके पीछे उसका कोई अध्ययन नहीं है, उसकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं है, और वो एक अपरिपक्व लेखन है, और वो सारे परिपक्व लेखन को खत्म कर रहा है। क्योंकि मान लीजिए मैं एक पाठक हूं, मेरे पास रोज 2 घंटे पढ़ने का समय है, और मेरे पास 20 बकवास रचनाएं आती हैं और एक अच्छी रचना आती है, और संयोग से यदि मैं वो 20 बकवास रचना को पढ़ता हूं तो वो अच्छी रचना छूट जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसमें जो अच्छा साहित्य लिखा जा रहा है वो दब रहा है, और फिर इसलिए पाठक उकता जाता है कि यार मैं जो पढ़ रहा हूं और मैं व्यर्थ अपना समय जाया कर रहा हूं। मार्शल ने कहा था इकोनॉमिक्स में कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बिल्कुल ऐसा ही बुरी रचना अच्छी रचना को चलन से बाहर कर देती है, बाहर कर रही है। निश्चित निश्चित। तो ये अभी आप ये माने कि हिंदी कविता, मतलब यदि आप उसकी विश्व की कविताओं से तुलना करें तो बहुत अच्छी है, पर वो सिलेक्टेड 50 लोग होंगे, 100 लोग होंगे जो उस स्तर का लिख रहे हैं। पर यदि आप हिंदी के कवियों की संख्या गिनेंगे तो कम से कम 3 लाख कवि आपको मिल जाएंगे। ज्यादा, हर गली में एक मिल जाता है जी। और 3 लाख कवि में से आपको 300 कवि ऐसे नहीं होंगे जिनको आप वो लिस्ट करना चाहेंगे कि स्त्री कवि हैं। तो यदि इस स्तर का रचना कर्म है तो मतलब कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि जिस तरह से लाइसेंसिंग प्रणाली है कि जैसे एक डॉक्टर बनने की प्रैक्टिस करने की लाइसेंस है, कोई ऐसी अकादमियां बने जो एकेडमिक लाइसेंस दे कि हाँ आप कविता लिखने के योग्य हैं या आप व्यंग लिखने के योग्य हैं। आप इस तरह से फालतू में कुछ भी नहीं लिख सकते। बहुत सुंदर सुझाव। एक्चुअली क्या है, मुझे तो ये देख के लगता है जब कविता की कोई किताब आती है तो मुझे हंसी भी आती है, और कई बार मना भी कर देते हैं, और कई बार कहते हैं चलो ठीक है। कई बार कविता लेखन में तो मतलब इतना गंदा और इतना खराब काम आता है कि लोगों को अपना नाम भी यदि सही से लिखना आ जाए तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अच्छी हिंदी लिख ली है। तो हम उनको ये समझाते हैं कि काव्यम रसात्मकम, तो रस तो डालो इसमें, रस तो निकाल के पी लिया और बगास से जो है ना आप कविता लिख लें, तो कुछ तो रखो उसमें, कविता का वो रहे कम से कम। अगर छंद नहीं है, छंद तो आजकल कम यूज किया जा रहा है, लेकिन अगर छंद नहीं है तो कम से कम गेयता तो होनी चाहिए कविता में। अर्थ तो हो, कम से कम उसमें अर्थ तो हो कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। उसमें कवित्व तत्व तो हो, बट ऐसे ही है सर, लिखते हैं क्या क्या लिखते हैं बता नहीं समझ में। और संजीव जी मैं कहूं कि आजकल क्या होता है कि छपना इतना सरल है कि कोई भी आदमी 7,000 रुपए लेकर के जाए और बोले कि आप मेरी इस किताब की 100 प्रतियां छाप दें तो कोई भी प्रकाशक तैयार हो जाएगा, वो किताब 100 लोगों में बढ़ जाएगी और उसके 200 जगह फोटो पोस्ट हो जाएंगे और वो रचनाकार हो जाएगा। हाँ, और तो उसके बाद वो कहीं से सम्मान बटोर के ले आएगा जी, खूब तालियां बजेंगी और वो कवि हो गया। जी जी, ऐसे ही है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप नवोदितों को? मैं कम से कम नवोदित रचनाकारों को तो एक संदेश देना चाहूंगा कि कोई जरूरी नहीं है कि आप हिंदी में कोई पाठ्यक्रम करें, हिंदी की डिग्री लें, उसमें एमए करें, ऐसा कुछ नहीं है। पर जब भी आप लिखना शुरू करें तो कम से कम आप अपने समकाल की पीढ़ी के या पुरानी पीढ़ी के लोगों को कम से कम पढ़े तो सही। कम से कम पहले 10 किताबें पढ़ करके आए कि आप जिस विषय में लिखना चाहते हैं, कविता लिखना चाहते हैं, तो अपने 10 मनपसंद कवि को पढ़ें। अच्छे कवियों को पढ़ करके आएंगे तो आप अच्छा लिखेंगे। व्यंग लिखना चाहते हैं, जिस तरह से व्यंग रोज अखबारों में छपते हैं 300 शब्दों से लगा करके 500 शब्दों में, अभी कुछ घटना घटी नहीं
और आप उसके 10 मिनट के बाद में आप व्यंग ले लीजिए। अब उसमें उसमें कहीं व्यंग नहीं है, कोरे कोरे संवाद हैं, वैसे के वैसे ही उठा करके रख दिए गए हैं जो नेता ने अपने भाषण में कहा है, और वो दूसरे दिन व्यंग के नाम पर छप जाता है। जी, तो आप दे क्या रहे हैं, हिंदी को आप नया क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं। तो जरा ठहर करके लिखेंगे, सोच समझ करके कोई लिखेगा तो निश्चित रूप से हिंदी का तो भला होगा ही, आप खुद भी अपनी रचनात्मकता को एक अच्छे स्तर पर ले जाएंगे। हाँ, आपकी रचना में प्रौढ़ता नजर आएगी और जी तत्व निश्चित। तो नजर आएगा, जी तभी आपको सम्मान मिलेगा। जी। मैं खैर ये सम्मान वाली बात तो मैं छोड़ दूं, नहीं, उस क्योंकि सम्मान वो चीज की बात, उस सम्मान की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि आपका रिकॉग्निशन या हाँ, मान्यता पाठकों से सम्मान मिले। पाठकों से सम्मान मिलेगा। मैं वो स्मृति चिन्ह वाले जी जी। सम्मानों की बात नहीं कर रहा। इतने सारे रखे हैं, हमें तो लगता है किसी काम के नहीं है। हर हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई कहता है कब आ रहे हैं हमारे यहाँ, जब पहुंचो तो जी वो अपना साल उड़ा दिया और एक स्मृति जी चिन्ह पकड़ा जी दिया। जी जी तो बहुत हो गया, हम तो जाना कम कर दे। जी। खैर, अंत में साहित्येतर प्रश्न है कि लेखन के अलावा आपकी रुचियां क्या हैं? जब तक मैं बैंकिंग के बाद में मैंने कनाडा में आकर के एक अनुवाद संस्थान शुरू किया। हम अरे वाह। विश्व की विश्व की सभी भाषाओं से सभी भाषाओं में अनुवाद करते थे, और उस कंपनी का नाम रहा डीप ट्रांस। हाँ हाँ। तो मतलब ये कि करीब संसार की 60 से अधिक भाषाओं में हमने अनुवाद कार्य किए, पर ये सारे काम सरकारी दस्तावेजों के, उन कैदियों के पत्राचारों के भेंट चढ़ गए। और या इस तरह के काम रहे जो कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स के तहत किए गए हैं। पर जैसे यूएस के संघीय चुनावों को लेकर के और कैलिफोर्निया की चुनावों को लेकर के विशेष मैंने हिंदी में मैन्युअल्स बनाए, जेलों के लिए मैन्युअल्स बनाए, और ब्रिटेन में प्रिंस चार्ल्स ट्रस्ट के साथ काम किया, और उन मतलब भारत की 4 भाषाओं में मैन्युअल्स का कंटेंट के लिए और उसके संपादन और गुणवत्ता के बारे में मैं उनका सलाहकार रहा। तो इस तरह के काम हैं। फिर स्वैच्छिक रूप से मैं यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ करेक्शंस की एक संस्था है, तो उन लोगों के साथ काम करता रहा, जेलों में काफी विजिट्स की, और कि हम किस तरह से काम कर सकते हैं उन लोगों के लिए, उनको समाज में वापस लाने के लिए। तीसरा काम मैंने सामाजिक तौर पर ये किया कि कनाडा में हम लोगों ने ये कोशिश की कि जितनी शाकाहारी वस्तुएं हैं भोजन की, हाँ तो जैसे विद्यार्थियों के लिए चाहिए, मुझे खाने के लिए चाहिए, जी। तो उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए यदि सिर्फ एक ग्रीन टैग लगा दिया जाए तो हम निश्चित रूप से, या हमारे बच्चे कैफेटेरिया में जाकर निश्चित रूप से उन चीजों को उठा सकते हैं। उठा सकते हैं। तो जितने भी सरकारी संस्थान है या सरकार से बजट प्राप्त करने वाले संस्थान हैं, उन जगहों पर हमने पहल की और हमें इस बारे में काफी सफलताएं मिली। मेरे कुछ मित्रों ने इस दिशा में पहल की कि जैसे हमारे अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर नदियों में लाशें बहाना मना है, आप कुछ नहीं कर सकते, और हर आदमी की लाशें और अस्थि विसर्जन भारत में नहीं हो सकता है। तो कुछ ऐसी जगहों की मांग की हमने कि नदियों के किनारे से संरक्षित जगह हमको दी जाए जहां पर हम अस्थि विसर्जन कर सकें। तो अब धीरे धीरे बहुत वो बढ़ रही है भारतीय आबादी, और इस तरह की काफी सुविधाएं और हमारी सांस्कृतिक आवश्यकताओं को, रीति रिवाजों को करने के लिए बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। मंदिर हर जगह बन जाना सहज है, सरल है, हाँ, पर लेकिन सामाजिक व्यवहार विकसित होना जी जी कठिन काम है। तो इस तरह कुछ स्वयंसेवी काम होते हैं, तो कोशिश करते हैं कि हम अपनी संस्कृति और भाषा को भी बचाए रखें और नए परिवेश को भी ग्रहण करें। एक सूचना इस संदर्भ में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि जी हमारी एक संस्था है बीपीए फाउंडेशन, जी जी जो एनजीओ है समझ लीजिए, और वो जी महिलाओं और बच्चों के लिए कार्य करती है और साहित्यिक स्तर पर भी कार्य करती है। तो जी बीपीए फाउंडेशन की ओर से सिलेक्टेड बुक्स का अनुवादित पुस्तकों पर जो जी। किसी अन्य भाषा से हिंदी में अनुवादित की गई हों, हाँ हाँ। पुस्तकों पर वो प्रकाशन का पूरा ग्रांट देता है। अच्छा अच्छा। प्रकाशन इंडिया नेट बुक्स फ्री करता है। हाँ हाँ। तो ऐसी अगर आपको कोई निधि मिले या ऐसी कोई वो पुस्तक आपको मिले जो इस
उस उसमें आती हो क्राइटेरिया में, तो आप जी कृपया हमारे पास भेजें, हम उसका प्रकाशन करेंगे, निश्चित रूप से संजीव जी। है ना। और आखिरी सूचना ये देना चाहूंगा कि हमने बाल रचनाकारों की जो कृतित्व है उनको भी पब्लिश करने का काम किया है। जी जी हमारा सबसे छोटा आथर जो है ना 6 वर्ष का है, और हमारा सबसे बुजुर्ग आथर जो है ना वो 99 वर्ष का है। जी 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 तो हम 6 साल से 15 साल के बच्चों की रचनाएं छाप रहे हैं, और काफी जी अच्छा जी लिख रहे हैं बच्चे, हिंदी में जी भी जी और अंग्रेजी में भी। जी तो किसी भी भाषा में हो, हम इस प्रकार के कार्यों को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको पुनः धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार व्यक्त करना चाहेंगे अनुसार मंच की तरफ से, कि आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पर हमारे लिए समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल से, और हमारे साथ जुड़े, और हमारे दर्शकों को अपने राय व्यक्त की। कई जगह पर आपने इतनी ज्ञानवर्धक और अनुकरणीय बातें बताई हैं, जिससे हमारे दर्शकों को अवश्य लाभ होगा। और आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत संजीव धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे अवसर दिया और इस बहाने मैं अपनी बात कह पाया, और ये बात मेरी अपने पाठकों तक, अपने दर्शकों तक पहुंचे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम धन्यवाद। मिलते रहेंगे और साथ में मिलकर काम करेंगे। हाँ, ऐसी कोई चीजें आए तो निश्चित बताइए। मैं एक रूटीन पब्लिशर नहीं हूँ। जी हम तो कारपोरेट वाले हैं, पब्लिशिंग में आ गए हैं तो कारपोरेट की तरह ही काम करते हैं। जी बिल्कुल। धन्यवाद। ठीक है।